रायपुर समेत कई जिलों में बिजली की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है, जो लगातार बनी हुई है। छोटी सी हवा या तूफान के कारण भी घंटों तक बिजली गुल रहने की घटनाएं आम हो गई है, जिससे नागरिकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के चलते न केवल दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि लोगों की आर्थिक गतिविधियां भी बाधित हो रही है। बिजली संकट को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस विषय में विस्तार से बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है, जबकि सरकार ने दावा किया था कि वे 24 घंटे बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वास्तविकता ये है कि हर जिले और गांव में बिजली की कटौती हो रही है। उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद से राज्य की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आज छत्तीसगढ़ वही राज्य है जहां 2023 के पहले बिजली की स्थिति काफी अच्छी थी और जहां हमारे पास अपनी उत्पादन क्षमता के चलते ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों को बिजली बेची जाती थी। ये परिस्थिति चौंकाने वाली है और इसे लेकर नागरिकों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। आज की स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों को, जो भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, उस स्थान पर देश में सबसे अधिक पावर प्लांट स्थापित होने का श्रेय प्राप्त है। छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन के मामले में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है। फिर भी यहाँ की वास्तविकता ये है कि अघोषित बिजली कटौती को निरंतर कार्यान्वित किया जा रहा है। ये स्थिति न केवल नागरिकों की दैनिक जीवन में बाधा उत्पन्न कर रही है, बल्कि ये शायद सरकार की लापरवाही का भी एक प्रमाण है। इस समस्या की गंभीरता का अन्वेषण करते हुए हमें ये समझना चाहिए कि इसके पीछे मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो इस मुद्दे की समुचित देखरेख करने में विफल रहे हैं। अग्रवर्ती कांग्रेस के संचार प्रमुख ने रेत के अवैध उत्खनन के संदर्भ में स्पष्ट किया कि ये वास्तविकता है कि छत्तीसगढ़ में रेत माफिया और खनन माफिया पूर्ण रूप से बेलगाम हो चुके हैं। ये स्थिति सत्ता के प्रभावशाली नेताओं के संरक्षण के कारण उत्पन्न हुई है, जो माफिया गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने ये भी दृढ़ता के साथ कहा कि यदि सरकार इस विषय में गंभीरता से कार्यवाही करना चाहे तो मात्र 1 घंटे के भीतर संबंधित अपराधियों को जेल भेजा जा सकता है। हालांकि ये मुख्य समस्या है कि इस समस्त माफिया राज के पीछे सत्ता के प्रभावशाली नेताओं की भागीदारी स्पष्ट रूप से देखी जा रही है, जो इसे रोकने में बाधक बनी हुई है। पूरे प्रदेश में अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 24 घंटे बिजली दी जा रही, जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश में लगभग हर जिले में, हर गांव में बिजली काटी जा रही है, घंटों बिजली काटी जा रही है। वर्तमान में जब मैं आपके सामने बाइट दे रहा हूं, तब भी इस इलाके की बिजली कटी हुई है और पिछले 3 घंटे से कटी हुई है। प्रदेश के लगभग हर जिले में अघोषित रूप से बिजली काटी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य की बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। यह वही छत्तीसगढ़ है जो 2023 के पहले सर्वोच्च बिजली स्टेट होता था। हमारे राज्य की बिजली हम उड़ीसा को, तेलंगाना को बेचते थे, उत्तर प्रदेश को बेचते थे। आज स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों को, देश में सबसे ज्यादा पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में है, सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक छत्तीसगढ़ है, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। यह शायद सरकार की लापरवाही है, शायद सरकार का नियंत्रण समाप्त हो चुका है बिजली व्यवस्था से, और इसके लिए जिम्मेदार सीधे सीधे सरकार और बिजली विभाग के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं। कहीं न कहीं कोई कारण है, सरकार को बिजली कटौती पे श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। बिजली कटौती के बारे में जब सवाल मंत्रियों से किया जाता है तो पत्रकारों को कहते हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं, तो इस प्रकार की बात करते हैं। आज जून के महीने में जब बिजली काटी जा रही है और ये सवाल हो रहा है, तो मुद्दा नहीं है। बिजली कटौती आज की तारीख में छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख मुद्दा है। सवेरे बिजली काट दी जाती है कि आप पानी के पंप न चलाए जाए आधा घंटा पौन घंटा, शाम को बिजली काटी जाती है, आधा पौन घंटा पानी के पंप न चलाए जाए, दोपहर में बिजली काटी जाती है और लगातार घंटों घंटों बिजली काटी जा रही है। ऐसे समय में जबकि अब किसानों को अपने पंप चला के पानी निकालने की आवश्यकता है, उस समय बिजली कटौती की जा रही है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति है। कहीं न कहीं इसके पीछे षड्यंत्र है।
केंद्र सरकार के दबाव में राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरे राज्यों को बिजली दे रही है, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को, और उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। हमारा जल, हमारी जमीन, हमारी खनिज संसाधन, हमारे लोग पर्यावरण की मार झेलने को मजबूर है, हमारे लोग भी बिजली कटौती झेलने को मजबूर है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। देखिए, संजय जोशी बेहद ही विद्वान, सुलझे हुए, दूरदर्शी नेता है और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक उनको दूर रखा हुआ है और वास्तव में छत्तीसगढ़ में गौठान फिर से चालू करने की आवश्यकता है। अब चूंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदितावश और सत्ता के अहम के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गौठान को बंद किया है, लेकिन गौठान की आवश्यकता उनको भी महसूस हो रही है। इसीलिए कभी गो अभयारण्य बनाने की बात करते, कभी गोधाम बनाने की बात करते। गोठान एक बेहद योजना थी जिसमें 10,500 से अधिक गोठान बनाए गए थे, 10 लाख से अधिक गायों को रखने की व्यवस्था थी। अब गोधाम बनाया जा रहा है, हर ब्लॉक में 10-10 गोधाम बनाएंगे। एक गोधाम में 200 गाय रहेंगी, तो मतलब हर ब्लॉक में 2000 गाय की व्यवस्था करोगे, जबकि गोठान में एक गांव में 200 गाय रहती थी। मतलब एक ब्लॉक में कम से कम 20-20, 25-25 हजार गाय रहती थी। तो वास्तव में गायों के संरक्षण के लिए, कृषि उपज के संरक्षण के लिए, सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए गोठान से बेहतर कोई योजना हो नहीं सकती थी। गोठान न सिर्फ गायों का संरक्षण होता था, इससे हमारी मातृशक्ति को रोजगार मिलता था। महिला स्व सहायता समूह की बहनें गोठानों के माध्यम से जो उत्पाद बनाती थी उसके कारण वो स्वावलंबी हो रही थी, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे दिए हो, चाहे तमाम तरीके के उत्पाद हो। तो गोठान की प्रासंगिकता तो है, और इस बात को अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मानना चालू कर चुके हैं। अब सत्ता के ठसक में न बोले, ये अलग विषय है। देखिए, सत्तारूढ़ दल के नेताओं के संरक्षण के कारण छत्तीसगढ़ में रेत माफिया और खनन माफिया बेलगाम हो चुका है। पहले बलरामपुर में एक सिपाही के ऊपर में गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई, ट्रैक्टर चढ़ा के। उसके बाद में गरियाबंद में जो खनिज अमला था उसके ऊपर में हमला किया गया, पत्रकार को दौड़ा के मारने की कोशिश की गई, पत्रकार कवर करने गए थे, उनके कैमरा तोड़ दिए गए। और कल की स्थिति तो बेहद असहनीय हो गई है। राजनांदगांव से शहर से लगे 40 किलोमीटर दूर में एक व्यक्ति के ऊपर में गोली चला दिया गया। आदिवासी व्यक्ति को गोली उसके सीधे कान के पास से लगते हुई गई है। वो गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। और इन पूरे के पूरे खनिज माफिया को, रेत माफिया को सरकार का संरक्षण है। सरकार चाहे और सरकार के अंदर में इच्छा शक्ति हो तो 1 घंटे के अंदर इस प्रकार के जो अपराधी हैं वो जेल के सलाखों के पीछे रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि इस पूरे के पूरे माफिया राज के पीछे सत्तारूढ़ दल के नेताओं का हाथ है। सारी की सारी खदानें भारतीय जनता पार्टी के विधायक चला रहे हैं, जनप्रतिनिधि चला रहे हैं, उन्होंने ठेके पे दिया हुआ है। एक तो पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के बारे में तो यह बताया जाता है कि प्रति माह करोड़ों रुपए वो सिर्फ रेत की खदानों से वसूली करते हैं। ये इतनी भयावह स्थिति है। तो ऐसे में खनन माफिया तो बेलगाम होगा ही, उसके ऊपर अंकुश कैसे लगेगा? ऐसा है कि सिर्फ कोरी बयानबाजी, गाल बजाना बंद करे विजय शर्मा। हम उनको चुनौती देते हैं, उनमें साहस है। तो विजय शर्मा बताएं कि कहाँ पे कितना गाय का गोबर का घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग में घोटाला भरा हुआ है। सुबह शाम झूठ बोल के ईडी के माध्यम से गलत बयानबाजी करवा के, गलत आरोप लगा के सत्ता हासिल कर लिए। 1.5 साल में आपकी सरकार है, आपने विधानसभा में कम से कम 1 दर्जन से अधिक घोटाले का जिक्र करके उसकी जांच की बात की थी। बताइए, गोधन न्याय योजना में कहाँ पे घोटाला हुआ था, कितने का गोबर खरीदा गया था, कहाँ पे कैसे घोटाला हुआ था। सिर्फ मीडिया में बयानबाजी करना बंद करिए आप। अब आप सरकार में हैं, 1.5 साल से अधिक हो गया, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। जनता ने आपको जनादेश दिया है, और नहीं तो भी 3 साल बाद फिर से आप विपक्ष में रह के जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की प्रैक्टिस करना चालू करिए। CCN शार्ट न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।